अस्सलाम वालेकुम। आज डिले इसलिए हो गया कि कुछ चीजें इनडिसिप्लिन है एकेडमी में, तो जाहिर बात है कि वो आपके लिए एक इंतजाम चल रहा है असल में। और फ्यूचर सिर्फ आप हैं, ऐसा नहीं है। फ्यूचर ये समाज जो है, ये फ्यूचर है। अगर इस समाज के लिए हमने नहीं सोचा तो फिर रब आपके लिए नहीं सोचेंगे, मालिक मुल्क आपके लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप हीरा हैं। और आपके लिए जो भी कोशिश और जो भी जद्दोजहद चलती है वो सिर्फ आपके लिए चलती है कि हमारा प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और हम उनके लिए बनाते हैं। हमारी एक एक ख्वाहिश, एक एक लम्हा आपके लिए है और हम कोशिश करते हैं कि हम और हमारा परिवार आपके लिए अच्छी सोच, अच्छी फिक्र, अच्छा सिस्टम कैसे डेवलप कर सके। हिंदुस्तान की सरजमी पर ये हेल्दी वेव हरमस एकेडमी इस चीज का दावा खाली जबान से नहीं, खाली फेसबुक से नहीं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाए कि हमारा यूनानी फिजिशियन यूनानी पर किस तरह है। आज के इतिहास में मैंने, आपको यकीन होगा कि मैंने ऑर्डर आपको प्लेस इसलिए नहीं किया कि मैं बिजनेस दिखा रहा हूं आपको, मैंने इसलिए प्लेस किया था ए यूनानी फिजिशियन, जो बच्चे एंटी इन्फ्लामेटरी के बारे में नहीं जानते थे कि यूनानी की एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, यूनानी का एंटीपायरेटिक क्या है, यूनानी का एंटीसेप्टिक क्या है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे हुआ और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में एंटी इन्फ्लामेटरी यूनानी कैप्सूल अफजल देकर यूनानी का लोहा बनाया। प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक आप कैसे जाने जाएंगे। एक जिम के अंदर एक लड़का अपनी प्रैक्टिस करता है, अपने को एक्टिव करता है। आली जनाब इज्जत माब हकीम केटी अजमल साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं वक्त लूंगा जरूर सर के बीच में, क्योंकि सर के बीच में जो 2 मिनट का वक्त होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा बोलना, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी प्रैक्टिकल को देखती है। बातों में, एकेडमी में, ऑन पेपर कोई नहीं देखता। यूनानी समाज फील्ड में जो आप काम करते हैं वो पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर जाता है। ये देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि हमने आपके लिए एक महफिल सजाने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। प्रैक्टिकली जब हमने चीजों को दिखाया, हम सर 1 मिनट लेंगे कि मैं ये बता रहा था कि एंटी इंफ्लामेटरी यूनानी तेरे पास क्या है, एंटीबायोटिक तेरे पास क्या है, एंटीसेप्टिक तेरे पास क्या है और कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तेरा। इस पर हमारी आज की गुफ्तगू थी, शुरुआत की, कि हम अगर किसी बात को करते हैं तो हमें यह पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक इन योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू यूनानी। जब यूनानी के एतबार से आपको लोहा मनवाना है और आपको पूरी दुनिया के अंदर अपने को पहचानना होगा, तो आपको अपना कंसेप्ट बताने के लिए, कॉन्फिडेंस से आंख मिलाने के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा जागनी जरूरी है। इससे पहले कि सर का लेक्चर शुरू हो, 56 से 57 मेंबर हमारी गोलक में 100 रुपया डाल देंगे, वरना यूनानी की कसम है आपको कुछ नहीं उतरेगा दिमाग में, ये समझ लो। मैं वो इंसान हूं, पहला शख्स ऐसा हूंगा कि मैं यूनानी आयुर्वेद के लिए सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे सब कुछ कहा गया, लेकिन आयुर्वेद यूनानी के लिए मैंने एक कदम आगे नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर हिस्सा लिया जब मुझे मेरे ऊपर कोई बात कही गई। मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मिशन है, ए यूनानी, आपको स्टार बनाकर इस दुनिया के अंदर हम चमकाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अगर पैदा जिस सलाहियत के लिए किया है, उस सलाहियत का फायदा अगर हमने आप तक नहीं पहुंचाया, और अजमल सर जिस सलाहियत के बादशाह हैं, उस सलाहियत का फायदा अजमल सर ने आपके लिए नहीं उठाया,
तो जाहिर बात है कि अजमल सर की जो क्वालिटी है वो हर एक इंसान के अंदर कैसे जाए, उसकी अजमल सर को कोशिश करनी पड़ेगी। इससे पहले कि सर का लेक्चर हो तो 57 मेंबर को तो हमारे शान शान, अरे हमने तो आपके सुबह के एक हमने इमदाद की शक्ल में एक एकेडमी बनाई और हमने कहा लेक्चर शुरू होने से पहले इन 57 मेंबर को 100 रुपया डाल देना चाहिए गोलक के अंदर, जिससे कि हमें एहसास हो सके कि हम हिंदुस्तान की सरजमी पर इस एकेडमी को कंटिन्यू चलाना चाहते हैं। रही बात इस बात की कि हम अपने आली जनाब इज्जत माम हकीम केटी अजमल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने बहुत वक्त ना लेते हुए आज हमें अपनी पुरखुलूस और पुरजोश तरीके से हमारी एकेडमी को अपनी नॉलेज से सरफराज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हमने दूसरा इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमारे रिकॉर्ड में। आज जो अलाउद्दीन ने जो जिक्र किया वो एक अहम बात इसमें ये है कि आज हम लोग जो प्रैक्टिकली अमली तौर पे कोई चीज दिख के आता है उसकी वजन कुछ अलग रहता है, थियरी से ज्यादा अहमियत उसी को है। थोड़ा फिलोसफिकल बात से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। फिलोसफिकल बात नहीं कह सकते इसको, या समझे गौर फिक्र की भी बात कह सकते। मैं आप लोग को हमेशा ही कहते आ रहा हूँ कि आज के दौर में आप इस्तेमाल करके देखो या आज आप सोच के देखो, आज तिब एक तरफ पूरी की पूरी। साउंड इको हो रहा सर, साउंड कम हो रहा है क्या? इको हो रहा है, यस सर, आवाज इको हो रहा है। एक मिनट है। माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर जकी साहब अपने वीडियो ऑन करके कुछ खा रहे हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं दिख रहा है। आप उसको वीडियो को बंद कीजिए। किसी का खुला होगा सर। अभी सुन रहे? सही है, अब सही आ रहा है क्या? मेरे को लगता है किसी का फोन चालू है। अभी आवाज आ रहा है? सही आ रहा सर। ओके। एक चीज इतना आप बहुत ही मतलब गौर फिक्र से सुनिए, गौर से सुनिए। आज आप देखते हैं कि मेडिकल फील्ड एक तरफ, जैसे अलाउद्दीन ने बताया कि एक प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एस्पेक्ट से अगर आप सोचेंगे, एक तरफ तिब ज्यादातर मशीन की रिपोर्ट के आधार पर, मशीन की फाइंडिंग्स के आधार पर एक साइंस खड़ी कर दिया, एक तरफ इंसान अपनी कैफियत से परेशान है। ये दोनों का एक जंग है आज के दौर में, यानी कि मरीज खुद भी नहीं चाह रहा अपनी कैफियत को बताए, वो अपने रिपोर्ट को सामने रखता है। तो ये जो मामला है तिब के मामले में, ये बहुत बड़ा धोखा नहीं बोल सकते, हमको बहुत महंगा पड़ रहा है ये साइंस। ताकि आप हर चीज में उठा के देखो, आज के दौर में इंसान अपनी कैफियत को छोड़ के फाइंडिंग्स, यानी कि जितने भी फाइंडिंग्स को बयान एज अ शक्ल, मतलब फाइल के शक्ल में डॉक्टर के पास लेके जाए। अभी आने वाले जो दौर है एआई की दौर, तो उठा के देखो आपकी जितनी भी परेशानी, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप साइन एंड सिम्टम बता देंगे और उनसे पूछेंगे इनके लिए क्या क्या दवा है, वो सब पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको वो जवाब भी दे सकते हैं। अब हमारी अहमियत कहाँ है? तो मैं हमेशा ये कहते कि ह्यूमन जो अशरफुल मखलूक, अल्लाह के खलीफा, एक ह्यूमन टच, इंसान की एक दखल जो डायरेक्ट होता है, उसमें एक अलग अहमियत होता है। जैसे
मरीज आए, उनसे बातें की, उनके हाथ पकड़े, उनके पेशानी में हाथ रखे, उनके हाल पूछे, उनको चेहरे देखे, ये जो फीलिंग्स है, ये जो एहसास है, वो हम कहीं बयान नहीं कर सकते कि मरीज क्यों अपने पास बार बार आता है। क्योंकि हमारे डॉक्टर और मरीज के बीच में एक मशीन और एक फाइंडिंग्स की बहुत बड़ा दीवार खड़े कर दिया। इससे हमको हमारी डॉक्टर से या हमारी मरीज डॉक्टर से जो शुरू में जो बॉन्डिंग था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास एक बेहतरीन टूल ये है, एक बेहतरीन तरीका है, वापस उस दौर के हिसाब से या पुराने दौर के हिसाब से मरीज से इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप और मरीज का एक अलग अच्छी एक अच्छी रिलेशन और वापस बन जाए। मैं हमेशा इसके बारे में बहुत फिक्र करता हूँ कि ये आगे कहां तक जाएंगे। एक वक्त आएंगे इंसान परेशान होके वापस, बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख दोहराया जाते हैं। परेशान हो गए इन लोग सब चीज, अब वो वापस आ रहे धीरे धीरे ये सब चीज से दूर। तो आज हम कोई भी चीज उठा के देखो, व्हाट यू मीन बाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड व्हाट यू मीन बाय थियोरेटिकल एस्पेक्ट, कभी भी याद रखने का ये आज के दौर की जो तरीका है, जो चीज हमको सपोर्ट करना चाहिए, जो साइंस हो, फाइंडिंग्स हो, इन्वेस्टिगेशन, ये जाने या अनजाने हमको नुकसान दे रहे, उसको इस्तेमाल करो अपने हद से। मैं ये बात इसलिए कह रहा कि आज जो हमारी टॉपिक में जो डाले थे हेपेटाइटिस, एक वर्ड इस्तेमाल किया और टू मैनेज हेपेटाइटिस किसी ने डाल दिया। जब हम लीवर के बात किए लास्ट लेक्चर में, लीवर के ताल्लुक से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी सोल्यूशन क्या है, उसकी मतलब एक सरसरी तौर पे नजरिया क्या होना चाहिए। इधर आप देखते होंगे हेपेटाइटिस आज सबसे मतलब इस फाइंडिंग्स के जरिए सबसे डराने वाली, यानी कि धमकाने वाली या डराने वाली एक बड़ा बीमारी खड़ा कर दिया दुनिया के सामने। अब आप उसको क्लिनिकल फाइंडिंग्स से देखो या पेशेंट की तकलीफ के हिसाब से उठा के देखो, इसमें ज्यादा कोई इश्यूज नहीं होता है। अब ये हेपेटाइटिस के बारे में अगर मॉडर्न के नजरिए से आप देखेंगे, ये हेपेटाइटिस ए बी सी ई डी जैसे पूरी अल्फाबेट सब बढ़ते जा रहे हैं। अब जितने भी हेपेटाइटिस होता है वो तो वायरल हो सकता है या दूसरा कोई वजह से भी ये हेपेटाइटिस हो सकते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकते हैं, दूसरे अननोन रीजन की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और मॉडर्न के जरिए, मॉडर्न नजरिए से अगर देखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आप देखते हैं थोड़ा सा एनोरेक्सिया, भूख की कमी, नोशिया, समटाइम्स ऐसे कुछ चीज के अलावा फाइंडिंग्स में कुछ नहीं मिलते। इवन एलएफटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है लीवर फंक्शन के हिसाब से, एलएफटी में कभी चेंजेस नहीं मिलते हेपेटाइटिस में। लेकिन हेपेटाइटिस को इतनी भयानक तरीके से पेश किया गया, उसको मतलब उसकी वजह क्या? आप हेपेटाइटिस को जानते कि हेपेटाइटिस यूनानी के हिसाब से हम उनको देखेंगे वरम जिगर के एतबार से। अब मॉडर्न में सिर्फ इतना है कि हेपेटाइटिस में बी एंड सी डेंजर होते हैं, एक्यूट क्रोनिक के तौर पे, कुछ एक्यूट हेपेटाइटिस होता है और ज्यादातर की वजह नहीं मालूम, किस तरीके से आते हैं, फूड के जरिए, हवा के जरिए, वायरस के जरिए, अल्कोहल के जरिए, बहुत सारे मतलब थियरी, ये सब आप लोग के सामने मैं वापस उसको रिपीट करना नहीं जा। अब एलएफटी नॉर्मल रहते। अब सिर्फ इतना है प्रॉब्लम, जिसको हेपेटाइटिस हो इन फ्यूचर उनके अंदर सिरोसिस होने का चांसेस है, उनके अंदर सीए होने का चांसेस है, या उनके अंदर फाइब्रोसिस होने का चांसेस है, या लेटर ऑन उनको दूसरा कोई बीमारी हो सकती है। सिर्फ एक साइंस वो है, उस वजह से हमने उसको सीरियस लेता है और यहाँ तक कि शादी को तक रोकथाम लगाया जाता है जिसको हेपेटाइटिस होता है। इतना मतलब भयानक तरीके से। एक मैं मॉडर्न एस्पेक्ट के हिसाब से एक चीज आप लोग से डिस्कस करो, एलएफटी नॉर्मल है, लीवर फंक्शन में कोई इश्यूज नहीं, किसी ने हेपेटाइटिस वायरस को डायरेक्ट देखा है नहीं, उसकी एंटीबॉडी जो भी इसको हम लोग चेकअप करते, जो एलिसा टेस्ट हो, जो एचआईवी की जो एंटीबॉडी जो उसी के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं हेपेटाइटिस भी मौजूद है।
वरना जॉन्डिस का अलामत नहीं होता या कोई अरकान की कोई अलामत नहीं होता इसी पेशेंट में। सिर्फ हमको एलिसा टेस्ट में उनके टाइटर ज्यादा रहते, बाकी कोई इश्यूज नहीं रहते। और ये हिंदुस्तान में इतना कॉमन है, सबको है, लेकिन ज्यादातर लोग चेक नहीं करते। जब आप दुबई वगैरह जाता है तो वहां अगर आपको नौकरी मिलने के लिए, खास तौर से फूड डिपार्टमेंट में, आपको हेपेटाइटिस बी सी का कोई अगर है पॉजिटिव, तो उन लोग क्या करते, नो एंट्री मार डालते, जैसे एड्स वाले को मारता है। फिर वो कंट्री में तुम दाखिल नहीं हो सकते। इतनी भयानक तरीके से एक तरफ साइंस उसको डरा रहा है। ठीक है, डरा रहे, लेकिन उसके ट्रीटमेंट है भी बोलते हैं। किसी के पास उसका ट्रीटमेंट आई नहीं हेपेटाइटिस के लिए, एक बार आ गया तो आ गया। तो आप देखते हैं हेपेटाइटिस ए बी ये सब किस वजह से अगर हो रहा है, अगर आपको मालूम है तो हम कुछ लोग इवन उसके हेपेटाइटिस के वैक्सीन भी निकाले, कुछ वैक्सीन के जरिए भी रोकथाम किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में। एक पहलू वो है, वो रखो अपनी मालूमात के एतबार से। हेपेटाइटिस का इतना ही मालूमात है, अब आप पीएचडी भी करना चाह रहे हैं हेपेटाइटिस में, इससे ज्यादा मालूमात आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज्यादातर उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी देखने को नहीं मिलता है। उसमें इतना होता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको समझो स्ट्रोक हुआ ही नहीं, स्ट्रोक होने के बाद ना पैरालिसिस हो सकता है, आपको बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। तो स्ट्रोक होने से पहले आपको बोला, स्ट्रोक होने से पहले आप स्ट्रोक के बारे में क्या बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। जैसे हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस जिसको हुआ है उससे पूछ के देखो हेपेटाइटिस से क्या, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मुझे दुबई जा रहा है तो मेडिकल चेकअप के लिए तो पता चला मुझे हेपेटाइटिस भी है। लेकिन वो हेपेटाइटिस आगे जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हर जगह पर डिस्कशन, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में या फ्यूचर के बारे में हाल के लिए किसी के पास कोई दवा नहीं। ये हर मामला मॉडर्न मेडिसिन के इत्तेबार से ही आगे जाके क्या हो सकते हैं उसके बाद दिखाते हैं, हाल में क्या है वो किसी को कोई इलाज नहीं। ये रहा मॉडर्न एस्पेक्ट हेपेटाइटिस के ताल्लुक से, ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडर्न में लीवर के लिए कोई दवा नहीं, जबकि इतना बड़ा अजीम, मतलब इतना बड़ा ऑर्गन है, अज़ायर रईसा है। अगर वो खराब हो गए तो आज भी हम लोग जड़ी बूटी के ऊपर या वैद्य के पास या हकीम के पास जाते हैं। कोई आदमी जॉन्डिस हो गए तो खास तौर से मॉडर्न मेडिसिन में या कोई जाके एडमिट नहीं होता या कंसल्टेशन को नहीं जाते। तो एक बात रहे कि ये मॉडर्न के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट आई नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली फ्यूचर में जाके कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकते हैं, एसाइटिस हो सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ सकते हैं, इसोफेजियल वेराइसिस हो सकते हैं, हेमोप्टाइसिस होते हैं। सब लंबी चौड़ी कहानी फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर में लोग उसको ऐसे हिसाब से मैनेज भी करते हैं। अब हमने हमारी बात कही, यूनानी में आप जानते हैं कि जिगर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं समझता हूँ बहुत सारे हकीम, पुराने हकीम लोग कोई भी चीज के लिए दवा लिखते तो उसमें एक अब्बे कवित नौशादरी, एक माजून देवी लिख के रख देते। उसके अंदर एक तरफ उसके अंदर एक मंदिक है, उसके अंदर एक फलसफा है उसमें। वो ये है कि जिगर अगर सही हो गए तो पॉइजन से लेके मेटाबॉलिज्म से लेके बहुत सारी चीज को वो सही कर सकते हैं। इस इतिबार से हमने अक्सर अब्बे कबीर नौशादरी, देबीदिल दीनार जैसी चीज को सपोर्ट लिया, जबकि हम जहाँ डायग्नोसिस नहीं होते, जिसको भूख नहीं लगते, हर जगह पे हमने जिगर का सपोर्ट दिया, यानी कि एक जिगर के टॉनिक के तौर पे हमने अक्सर ऐड किया। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली जिगर एक गर्म खुश्क आज़ा है, और कोई भी आज़ा रह लो, वो दोनों, कोई भी आज़ा दोनों तरीके से मुतासिर होते हैं, दाएं या बाएं, नेगेटिव या पॉजिटिव, हॉट और कोल्ड, ड्राई और तर। अब कोई भी दोनों पहलू से हमने ज्यादातर हम लोग ये पढ़ के रहे कि जिगर में सिर्फ गर्म बीमारियां होते हैं या गर्म अमराज होता है। यानी जिगर हमेशा याद रखना है, जिगर गर्म खुश्क होने की वजह से गर्म खुश्क तासीर से बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं, और जिगर सर्द तर और सर्द खुश्क चारों कैफियत से जिगर मुतासिर हो सकता है। तो हमने सरसरी तौर पे पढ़ के रखिए गर्मी से जिगर मुतासिर होता है, और हम में से अक्सर गर्मी से मुतासिर होने वाली जिगर के लिए अक्सर हम गर्म दवा देते हैं। मिसाल के तौर पर अब्बे कबीर नौशादरी, जवारिश कमोनी, ये सब चीज गर्म है, और जबकि गर्मी
की वजह से जिगर मुतासिर हो, जिगर खुद गर्म है और गर्मी से मुतासिर हो, उस जगह पे हम क्या करते कि वहां भी गर्म दवा देते। अक्सर होना चाहिए, अगर आप दबी दिलवर दिया गर्मी से शरबत दीनार दे दिया, या जवारी शरमस दे दिया, या शरबत दीनार मशरूब आमला या जवारी शाही, ठीक है, मतलब गर्म दवा आजा गर्म बीमारी ठीक है, इलाज भी जिद के एतबार से। अगर जिगर ठंडक से वजह से मुतासर हो तो आप अब्बे कभी नौशादरी दो, जवारिश कमुनी दो, जवारिश जालिनुस दो, अब्बे अजराकी दो, अब्बे तिंगार दो, अब्बे अल्तीद दो, जो भी गर्म चीज उसके लिए खपाई जाए। यहाँ वरम जिगर जब बातें करते कि वरम जिगर के हिसाब से यूनानी में इसका जिक्र है, यहाँ नहीं सी कोई भी आजा के बारे में डिस्कस करता जो यूनानी वाले वरम के जिक्र करता है, वर में कल्ब से लेके वर में कबीदो, वर में मैदा, हर जगह पे वरम है। हम वरम सुनते ही वरम के इलाज स्टार्ट करते हैं। ये याद रखो वरम दो हो सकता है। अगर मैं हमेशा हमेशा ये सबको हमारे हकीम लोग को यही कहते रहते कि भाई बस इतना याद रखो वरम किस कैफियत से हुआ, इतना भी अगर जान लिया तो आपकी ट्रीटमेंट में, आपकी तबाबत में, आपकी मतलब पे कभी मतलब ये नहीं होगा कि मरीज को रिजल्ट मिलना ही है। कि जहां आग लग रहा है अगर आपने पानी डाला तो 100% उसको बुझना है। आपको दूसरे साइंस की सबूत की या कोई आपकी साइंटिफिक सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि पानी के लिए पानी आग को कैसे बुझाए, हमको सबूत चाहिए। भाई हमको सबूत देने की टाइम नहीं है, हम हमारे पेशेंट अच्छा हो गया, उसकी तकलीफ दूर होगी, बस इतना। अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पीछे नहीं भागेंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या माजरा किया उधर, हमको ये सब झंझट में पड़ना नहीं। तो जहां ठंडी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है वहां थोड़ा जला डालो आग, ताकि वहां खुश्की आ जाए तरी की वजह। ये है साइंस, ये है हकीकत, ये है रियल मतलब हमारे फलसफा। तो हेपेटाइटिस के ताल्लुक से कई भी किताब आप ढूंढ के देखो, वर्म जिगर में भी अक्सर जगह पे वो एक सरसरी तौर पे जिसे वर्म के लिए जो मालूमात देते वही दवा यहाँ भी दी। अब याद रखना है कि हेपेटाइटिस किसको हुआ, नो डाउट हेपेटाइटिस जिगर में हुआ, यानी कि गर्म खुश आजाद में हुआ। बलगमी आदमी रहने दो, सौदावी रहने दो, सफरावी रहने दो, कोई भी मिजाज की रहने दो, सबका जिगर गर्म खुश्क रहता है। बाइतिबार उजू, बाइतिबार सनफी, बाइतिबार जिनसी, हमने पढ़े थे मिजाज के अक्साम में। तो बाइतिबार आजा हर आदमी की जिगर गर्म खुश्क। यहाँ आपको सुपर स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट करना है। आप जिस हेपेटाइटिस लेके आया वो हेपेटाइटिस की मरीज का मिजाज सफरावी है क्या, बलगमी है क्या, देखो, इससे आपका और आराम रहेगी। मिजाज बलगमी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया, सफरावी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो, ये दोनों में फर्क है। और अक्सर मैंने देखे सफरावी को अगर हेपेटाइटिस हो गया वो उनको ज्यादा तकलीफ दे होता है, उसकी सिम्टम्स वो आगे जाके उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। उसकी आजकल फैटी लिवर भी इतना कॉमन हो गया, जिसको चेकअप करो फैटी लिवर आ रहा है। अब अभी कल एक डॉक्टर साहब का कॉल आया कि हम सबका हैदराबाद से, सर बहुत परेशान हुई। मैं क्यों परेशान हो रहे, तुम रिपोर्ट से परेशान हो रहे ना, पहले इतना फ्रीक्वेंटली कोई यूएसजी नहीं करता था, ये चीज पहले भी था, कौन सी फैटी लिवर, लेकिन वो इसमें ध्यान नहीं देते कि फैटी लिवर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बोलकर डरा के रखे। फैटी लिवर वालों को हेपेटाइटिस हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते, लेकिन फैटी लिवर भी सबको तकलीफ नहीं देते। फैटी लिवर की मिजाज के एतबार से ज्यादातर बलगमी को ज्यादातर फैटी लिवर तकलीफ देता है। बहरहाल यहाँ आप याद रखने का, यहाँ हेपेटाइटिस अगर सफरावी को हो गया या बलगमी को हो गया, दम, ये चीज आपको याद रखो। गर्म मिजाज के आदमी को बस इतना याद रखो। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे मिजाज के एतबार से भूल जाओ, गर्म आदमी यानी कि दम्बी और सफरावी को अगर हेपेटाइटिस हो गया, या ठंडे मिजाज के आदमी को हेपेटाइटिस, बलगमी और सौदावी को, दोनों को अपने हिसाब से रखो। और ज्यादातर मैंने देखा है कि सौदावी और सफरावी दोनों में कॉमन फैक्टर है खुश्की। सौदा सर्द खुश्क है और सफरा गर्म खुश्क। ये दोनों खुश्की जिगर के लिए सलाबत का वजह बन सकता है अगर ज्यादा हो गया तो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। और गर्मी और सर्दी से परेशान होके
जब जिगर वो माउथ होता है, चेंजेस होते हैं जिगर के अंदर, तब उसकी आर्किटेक्चर जो है ना, जिगर की जो स्ट्रक्चर इंटरनल, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो सिरोसिस में या फाइब्रोसिस में अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कोरोना के बाद में बहुत सारे लोग को लंग्स के अंदर फाइब्रोज्ड हो गए। ये वर्ड से तुम डरो मत, लंग्स टिश्यू के अंदर एक सैलाबत आ गया, खुश्कीपन आ गया, उसकी वजह से सांस फूल रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से पुराने जैसे चुस्ती पुस्ती नहीं, उसकी वजह लंग्स की आर्किटेक्चर जो है ना, उसके अंदर फैलने सुकड़ने की सलाहियत कम हो गया और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर कम हो गया, आदमी को अपने असबाब सित्ते जरूरत के हिसाब से, हमने सिर्फ माकूल और मशरूब अच्छे रखते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले हवा है। अगर आपको अच्छे किस्म के नसीम ऑक्सीजन अंदर दाखिल नहीं हुआ तो आपको एचबी नहीं बन सकते, आपकी स्किन रेड नहीं हो सकती, आपके चेहरे में वो मतलब रौनक नहीं आती, ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंचेगा तो। इसलिए आप देखते हैं ना, खांसने वाले, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले और टीबी वाले की चेहरा देखो, कभी कभी जैसे निढाल और उदास और मटियाली कलर का रहते, एक लालीपना नहीं रहती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सेम चीज न्यूमोनिया वाले के साथ भी होता है। तो बेसिकली जो एक्को टेक्सचर जो खत्म हो जाते हैं जिगर का, तो जिगर का मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाता है। उसके बाद में एक चीज पढ़ते हैं। तो याद रखने का, जिगर के अंदर इतना याद रखो, खुश्की की ज्यादती नहीं होना चाहिए। जिगर की हेपेटाइटिस में आपको अगर ट्रीट करना है, अक्सर मेरे पास आते पेशेंट, सर मुझे हेपेटाइटिस से कोई परेशानी नहीं, मुझे दुबई जाना है, मेरे रिपोर्ट में नेगेटिव करना है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है मक्कू। अगर आप मक्कू का लीफ अगर पक्का मिलेंगे, मक्कू के 7 अदद लीफ को, उसको पीस के ताजा मक्कू, ये अर्क मक्कू वगैरह इतना रिजल्ट नहीं होता, सूखा पत्ते से अर्क निकालते, ताजा अगर मक्कू का पत्ता मिले, अगर उसकी छोटा सा मतलब सीड आता है, मतलब मक्कू का, जैसे अपना छोटा क्या बोलते टमाटो के जैसे, छोटा सा टमाटो के जैसे, उसको भी अगर मिला, उसके साथ में पीस के 7 दिन अगर मुसलसल खिलाए तो बहुत सारे हेपेटाइटिस क्या होते हैं, नॉर्मल में आ जाते। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उसको अगर हेपेटाइटिस को कम मिकदार में अगर आप ये नेगेटिव कराने के लिए कम मिकदार में, ये क्या बोलते हैं, काफूर, जो खाने वाली काफूर है, एक इंडस्ट्रियल काफूर होती है, काफूर सर्द खुश्क है, जिगर के लिए सम एक्सटेंट काम करता है। एक रत्ती से भी कम, ज्यादा मुसलसल अगर इस्तेमाल करने से काफूर से कोते बाकी शिकायत होता है। तो एक रत्ती भर समझो, एक 15 दिन अगर उसको काफूर दे दिया, काफूर की कोई मुरक्कब दवा भी दिया तो चलेगा, कुर्स सरतान काफूरी वगैरह है, वो भी अगर दे दिया तो ये टाइटर कम हो जाता है। मैंने बहुत सारी जगह पे हेपेटाइटिस बी की टाइटर यानी कि रिजल्ट को न्यूट्रलाइज, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर आपकी दवा से हेपेटाइटिस बी अभी नेगेटिव आ रहे हैं, सिम्टम तो ऑलरेडी आए नहीं, खाली ब्लड से उसको परेशान कर। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है सत्ते गिलू। ये सब मुफरत दवा बता रहा हूँ, पर्सन टू पर्सन, ये सफरावी लोग के लिए फायदेमंद है। सत्ते गिलू 3 ग्राम आप खिलाई तो दूध में कहीं भी, या कत सफेद 6 ग्राम विथ मिल्क, ये 2 मुफरत चीज भी क्या नाम उसका, हेपेटाइटिस बी को टाइटर को खून से निकालने के लिए फायदेमंद है अगर आप मुफरत के तौर पे इस्तेमाल कर। और एक चीज है इसके लिए, ये है क्या नाम उसका, इंदरजो तल्ख, अरमस का कहते हैं इंदरजो, सफूफ इंदरजो अरमस का आता है, लेकिन बहुत कड़वा है वो, और उसका एक कैप्सूल भी आ रहा है, कैप टिब्रिल बोल के, तो कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम, अगर आप सफूफ इंदरजो देना चाह रहे 3 ग्राम सुबह, 2 ग्राम सुबह शाम दे दो उसको। ये सब मुफरत दवा है हेपेटाइटिस को डिलीट मतलब साफ करने के लिए खून से। रहा सवाल, मैंने बताया कि हेपेटाइटिस मौजूदा यानी कि हाल में एक्यूटली किसी को तकलीफ नहीं होती, बहुत ही कम जगह पे जॉन्डिस जाहिर होते हैं। कुछ लोगों को ये एलएफटी चेक करने में बिलरुबिन थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थोड़ा सा रेस रहते हैं। इसमें आप याद रखने का, हेपेटाइटिस बी के लिए असबाब सत्ते जरूरत ध्यान रखिए। एक तो ऑक्सीजन भरपूर मिलना चाहिए, माकूल और मशरूब के अंदर जिगर को लोड न होने वाली दवा को गर्म
अशिया गर्म ग़िज़ा से दूर रख के, गर्म अगर दे रहे तो गर्म तर दवा दो। मिसाल के तौर पर अनार गर्म तर है, अंगूर है गर्म तर है, तो वो हेपेटाइटिस के लिए अच्छा है। गर्म खुश्क नहीं, गर्म अच्छा है जिगर के लिए, लेकिन गर्म तरी के साथ अच्छा है। गर्म अगर खुश्की के साथ आ रहा है, ये दोस्ती अलग अलग है। गर्म तर का दोस्ती अलग है, गर्म खुश्की की दोस्ती अलग है। जब हाइड्रोजन दूसरी चीज से बनते तो अलग हो जाते, जब हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से साथ हो तो क्या बन जाते, पानी बन जाता है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बन जाते तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाते हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो पानी बन जाते हैं। सेम जब गर्मी तरी के साथ आते तो हवा बन के आता है, जब गर्मी खुश्की के साथ आता है आग बन के आता है। दोनों गर्म है, याद रखने का फिलोसफी, दोनों गर्म है। तो आपको ये देखना है गर्मी की दोस्ती किसके साथ है, वो दवा के अंदर क्या दोस्ती है। तो गर्म तर दवा हमेशा जिगर के लिए और हेपेटाइटिस के लिए अच्छा है, गर्म खुश्क नहीं। जैसे गर्म मसालेदार है, मसाला गरम मसाले आइटम सब जिगर के लिए मुज़िर है। लेकिन अगर मरीज बलगमी है तो कभी कभी हल्का फर्स्ट डिग्री गरम खुश्क दवा जैसे जाफरान है, जिगर के लिए अच्छा है लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है। वो सफरावी के लिए अच्छा नहीं है। वो बलगमी यानी रुतूबत जहां होता है गर्मी और बलगमी के लिए जाफरान अच्छा है, सफरावी के लिए अच्छा नहीं। कि सफरान अगेन सॉरी जिगर को गर्म कर। तो हमेशा याद रखना कभी कभी दवा आप इस्तेमाल तो कैफियत किसके साथ दोस्त है, के साथ तो कैफियत दोस्ती रखता उसको ध्यान रखा करो, वरना तकलीफ नहीं। तो ये जब आप हेपेटाइटिस का इलाज करते और आपको रूटीन के तरीके से अगर करने के साथ हमेशा याद रखने का, नींद किसी का चालू है फोन से शमीम का, हेपेटाइटिस बी में हमेशा याद रखें नींद का बहुत बड़ा एक दखल है। जो रात भर सोता नहीं, आजकल एक आदत हो गई लेट सोना, यानी हमने रात को जिंदा कर दिया और दिन को मुर्दा कर दिया। रात एक्चुअली हमको हमारे रिपेयरिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए, सुकून के लिए, तरतीब के लिए, तरमीम के लिए, तबरीद के लिए, इस्लाह के मुसली के तौर पे दिए थे हमको रात को, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया बायोलॉजिकल क्लॉक। पूरी दुनिया में चल रहे, पूरी गांव में भी चले कि रात में लेट सोने की आदत बढ़ते जा रही। तो मैंने एक बार उसके ऊपर गौर फिक्र किया थी, आदमी जबरदस्ती जाग रहा है क्या या धीरे धीरे जो दुनिया बोलते ना सत्य युग कली युग के हिसाब से, युगांतर बोलते ना युग के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है दुनिया में। मेरी एक सोच है ग्लोबल वार्मिंग, पूरा दुनिया गर्म, क्योंकि दुनिया एक्सपैंड हो रहा है ना फिजिक्स के हिसाब से। दुनिया जब से बिग बैंग हुआ तब से ये दुनिया एक्सपैंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन गर्मी की वजह से हो रहा है और गर्मी की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन की वजह से भी गर्मी हो रहा है। तो गर्मी इतना बढ़ने की वजह से मेरी एक सोच है, दिन में इंसान परेशान है हर एतबार से, जिस्मानी, दिमागी, नफ्सियाती, रूहानी, हर आदमी को सुकून महसूस हो रहा है रात में। तो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आजकल इंसान रात को सेलेक्ट करता है। पार्टी हो, फंक्शन हो, पढ़ना हो, सब चीज हमने रात को तरजीह दी। तो एक्चुअली ये अंदर से हमको बहुत सारी तकलीफ दे रहे हैं जो रात जागने की वजह से। मैंने हमेशा बोलते हैं रात जागने से एलएफटी में भी, इवन एलएफटी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ता है रात में जागने से। मैंने इसके ऊपर गौर फिक्र भी है, मैंने इसको रिसर्च भी किया। रात में देर से सोने वाले के हमेशा एसजीपीटी 60-70 के ऊपर चले जाते हैं, जबकि जिगर में कुछ नहीं, क्योंकि जिगर हमेशा मुतासिर होते गर्मी से। जागना भी बड़े का गोश्त खाने की जैसी इंसान को तकलीफ देते गर्मी से। जागना ये कैफियत है गर्मी, और गर्म ग़िज़ा खाना वो भी आखिर गर्मी। तो याद रखने का जितने भी तदाबीर, अगर आप देखना है कि आपको गर्म दवा से इलाज करना, तो याद रखना गर्म तर इस्तेमाल करो सर, गर्म खुश्क इस्तेमाल करो। तो यहाँ आपको असबाब सित्ता ज़रूरिया को ध्यान रखना जरूरी है। अब आपको रेडीमेड दवा चला कि आप लोग सबको ये चाह रहे सर आप ये सब ज्यादा तफसील मत जी, हम नए नए डॉक्टर लोग, हमको रेडीमेड दवा बता दीजिए हम चालू कर लेते। तो थोड़ा रेडीमेड भी आपको बता देता हूँ। एक होते शरबत दिनार, बेसिकली सब लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं।
ये शरबत दीनार 10 ml से लेके 15 ml तक बीडी चलाओ। और एक एर्मस का एक अच्छे प्रोडक्ट आते लिफ्ट ऑन बोल के, इसके अंदर जरिश्क है, जरिश्क अच्छा है। और एक चीज आपको एक अंदर की बात कहता हूं मैं, जितने भी विटामिन सी सप्लीमेंट हो, ये हेपेटाइटिस बी के लिए बेहतरीन चीज है। खास तौर से सफरावी और दम्मी लोग को अगर हो गया तो बलगमी को उतना फायदा नहीं मिलते क्योंकि वो खट्टा है। पैशन फ्रूट हो, कीवी हो, ग्रीन एप्पल हो, उनको बोलना दही हो, छाछ हो, ये चीज अगर मुसलसल इस्तेमाल किए तो वो एंटीबॉडी का जो टाइटर है, जो एलिसा टेस्ट करते हैं, वो हेपेटाइटिस बी के जीरो तक आ जाते हैं। ओके, तो रेडीमेड आपको इस्तेमाल करना है तो शरबत दीनार इस्तेमाल करो। अक्सर हम इस्तेमाल करते कि माजिन देबी दिलवर, माजिन देबी दिलवर की वजह ये कि माजिन देबी दिलवर में ज़ाफ़रान है और उसके वर्द है, गुलाब है। गुलाब के बारे में कहते हैं कि इसकी मिजाज, कुछ किताबें मुतदिल लिखा, कुछ किताबों में ठंडा लिखा, कुछ किताबों में मुरक्कबुल कवा, मुतदिल, ये सब लिखा है। बहरहाल उससे अच्छा एक दवा है जिसके बोलते हैं हम जरिश्क किस्म का, वो है जरिश्क। एक्चुअली जरिश्क और आलू बुखारा वो जिगर के लिए सबसे बेहतरीन। उसका एक कंटेंट आता है जवारी शर्मस बोल के, हरमस का एक प्रोडक्ट आता है जवारी शर्मस, जिसमें जरिश्क और आलू बुखारा खास है। और सेम एक चीज आता है हमारे काइनिल बोल के एक सिरप आता है। ये सब हिकमत की बात कर रहा है। काइनिल सिरप एक्चुअली वोमिटिंग के लिए, खास तौर से प्रेगनेंसी में, वो अगर एक चम्मच सुबह शाम दिया तो भी ये हेपेटाइटिस बी में काफी हद तक आपको फायदा। और एक चीज है मुरक्कब के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते कैप उम्मा जदीद, जबकि बुखार के लिए भी है वो, जिसके अंदर फिटकरी, बिरिया और गावदंदी है, सर्द खुश्क है, वो हेपेटाइटिस की कम करने के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन सौदावी मरीज को ज्यादा मत दो, सफराफी को भी मत दो, लेकिन वो सर्द खुश्क होने की वजह से बेसिकली मैं हर मिजाज में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी किताबों में लिखा फकीरी नुस्खे के तौर पे जॉन्डिस को 3 दिन में जॉन्डिस गायब बोल के बोलते कि फिटकरी को बिरिया करके, इलाजुल गुरबा में भी ये नुस्खा है, फिटकरी को बिरिया करके एक माशा क्या नाम उसके खेले के अंदर रख के खिलाओ तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस खत्म हो जाते बोलते। तो आप कैप उम्मा जदीद 1 बीडी इस्तेमाल कर सकते, शरबत दीनार के साथ या काइनल सिरप के साथ, कोई भी एक सिरप रखो, जवारी शर्मस या देबीतुलवर ये दो इस्तेमाल करो। और एक मुफरी हरमस भी आता है, वो भी अच्छा काम करता है। और पाउडर की शक्ल में सफुफ मुसक्किन, जिसके अंदर सत्ते गिलू, तबाशीर और इलायची 1 टीस्पून बीडी, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन रख के अगर आपको जॉन्डिस आ रहा है तो उसका अलग, या अब्बे अरकान के ऐसे या एक्सरे जिगर कोई भी आप अपनी तरफ से ऐड करके रख दीजिए। दूसरी आपको दूसरा कोई इश्यूज आ रहा है, पेट में एसिडिटी वगैरह हो रहा है, तो सफोफ किस्टिस फंडामेंटली ये रखो। उसके साथ में आप अपनी तरफ से एक आध मुफरत दवा खुद बना के या खुद दे के दो पाउडर करके, उनको बोलो मत जाके कद सफेद खाओ या जाके ये मत खाओ, तुम हाथ से उठा के उनको दे दो ताकि उसका अलग एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी। तो बहरहाल हेपेटाइटिस में हर मेडिकल में यही फील्ड होता है कि कोलेस्ट्रॉल आए नहीं, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल आगे बढ़ेंगे, ब्लॉकेज आने का चांसेस है बोल के, जिंदगी भर खाओ बोल के। सेम रवैया, सेम सियासत हेपेटाइटिस के मामले में भी है। अभी फैटी लिवर के मामले में भी अभी तक फैटी लिवर का कोई खास दवा बनाया नहीं मॉडर्न वाले। अगर जिस दिन वो दवा बनने की तैयारी में आ जाएंगे, पूरी की पूरी ऑनलाइन सोशल मीडिया में आपको हेपेटाइटिस बी की फ्यूचर में होने वाली फैटी लिवर की नुकसान और उसकी पूरे हिसाब से डराया जाएगा। तो याद रखने का हेपेटाइटिस बी की कॉम्बिनेशन ही है, उसमें असबाब सित्ता ज़रूरिया के हिसाब से 9 अज्जा का बहुत बड़ा दखल है। माकूल व मशरूब में मुर्गनियात को कम करवा थोड़ी देर के लिए, जबकि एलएफटी भूख में, डाइजेशन में, मोशन में, बाउल मूवमेंट में, यूरिन की कलर में कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं मिलता हेपेटाइटिस में, सिवाय ये टाइटर या चेकअप में पॉजिटिव रिजल्ट में। तो ये आप याद रखिए, इसको आपको वो हिसाब से आपको ट्रीट करना। ओके, तो बहरहाल हमारी ये सेक्शन था क्वेश्चन आंसर सेक्शन का। तो बीच में किसी ने डाल दिया सर हेपेटाइटिस को थोड़ा सा ये कर दिया। ये आजकल मैं समझता हूँ शहर में, यानी कि अर्बन लाइफ में, जो रूरल नहीं है, शहरी लोग को ज्यादातर हेपेटाइटिस हो रहा है।
क्योंकि हम लोग यूनानी में वायरस का कंसेप्ट, वायरस और बैक्टीरिया का कंसेप्ट नहीं बोल सकते। वायरस का और बैक्टीरिया का कंसेप्ट है जरसूमा, या समझो ताफुन क्रिएट करने वाले मुताफिन अमराज, ताफुनी अमराज, बहुत बड़ा एक चैप्टर है। लेकिन हम लोग वो जानदार को या वो खुरदुनी बैक्टीरिया को इतना अहमियत नहीं देता है। हम ये कहते हैं कि आप वो उस माहौल को चेंज कर डालो, खुश्की को तरी की तरफ लेके और तरी को खुश्की की तरफ लेके, तो आपकी जरासीम हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सब निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम माहौल को ऐसे के रख के, वो साजगार माहौल तुमने बना के रखे वायरस और बैक्टीरिया के लिए, और तुम उसको वो माहौल को छोड़ के उस बैक्टीरिया के पीछे अगर भागने की जरूरत नहीं। ये है यूनानी फलसफा, ये है रियल फलसफा, यानी कि सबब का इजाला करो। सबब माहौल है, तो वो माहौल को सही करने के लिए असबाब सित्ता ज़रूरिया का सपोर्ट लो या रहन सहन में थोड़ा चेंजेस लो, उससे आप उनको फायदा मिलता है। बहरहाल याद रखने का, किसी को ये नहीं बोलने का कि भाई यूनानी में कॉन्सेप्ट नहीं है किसका बैक्टीरिया वायरस को। मजाक में बोल देना कि यार हम लोग ये वायरस और बैक्टीरिया को गिनता ही नहीं, हम वायरस और बैक्टीरिया को गिनता नहीं। गिनने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको माइंड नहीं कर, लेकिन हम उस वो बनने की जो माहौल है वो हम खत्म कर डालते। जैसे चिकन गुनिया हो गए, तो हम मच्छर को ध्यान नहीं रखते, हम मच्छर के पीछे डंडा लेके नहीं भागता, हमारे पास वक्त नहीं। जहां मच्छर पैदा होने की जो माहौल, हमने पानी, रुका हुआ पानी, ये सब चीज, गंदा मतलब गीला कपड़ा, ये सब हमने वो चीज को एक तजफीफ, एक समझो एक ड्राइनेस की एक माहौल क्रिएट करके बैक्टीरिया को भगा डाला, फिर बैक्टीरिया के कोई चीज दाखिल ही नहीं होती। ये हमारी उसूल इलाज। जैसे नहीं कि अक्सर यूनानी वाले बोलते यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं, यूनानी में साइड इफेक्ट है। अगर आप मिजाज के जाने बगैर इलाज करेंगे, तुम एलोपैथी से खतरनाक साइड इफेक्ट दे सकते मरीज को। मैं हमेशा कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा एक फायदा, सबसे बड़ा खूबी है कि वो एक दवा बनाता है तो सबसे पहले उस एलोपैथी दवा की 99% साइड इफेक्ट बताते और 1% उसको गुण यानी इसको फायदा बताते। ये मॉडर्न का एक मेरिट है, हमेशा याद रखो। हम लोग कभी बोलता ही नहीं, हम बोलते नहीं यूनानी में हमारा टैक्स कम है कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिन, इतना बोलो। हमारा 2% टैक्स है, जीएसटी है, मॉडर्न में 98% जीएसटी टैक्स है, 2% फायदा है, हमारा 98% फायदा है, 2% टैक्स आपको भरना ही है। तो बहरहाल ये याद रखो, ये चीज को आपको मतलब किस हिसाब से आपकी मरीज को देखना है, हेपेटाइटिस किस मिजाज को हुआ, क्या उसकी रहन सहन क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब चीज अगर ध्यान से आप करेंगे वेरी इजीली आप मैनेज कर सकते। मरीज को काउंसलिंग करो, भाई ये आपको आगे जाके कुछ हो सकता है, उसका डर है, तो मेरे आगे होने के लिए मैं आपको एक रहन सहन, एक लाइफस्टाइल आपको बताता हूँ, यू स्टे अकॉर्डिंग टू दैट रादर देन आप दवा खाने की वजह। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक दो मौका दे दीजिए सवाल के लिए, सवाल जवाब के लिए। हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर जैसे माजून उज्वा सर हम काफी दिनों से इस्तेमाल करवा रहे पेशेंट्स को, और जो सर आपका एक्सपीरियंस था, और हम लोग सर ज्यादातर हम स्किम में इसको यूज करते थे, लेकिन जब से हम लेक्चर अटेंड कर रहे सर, हमने इसको जीआई में यूज करना शुरू किया सर, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाइपर एसिडिटी में सर इतने एक्सीलेंट रिजल्ट मिले कि जो आपको जरिक्स वाले कंटेंट से भी जो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, हम जवारिश आमला, जवारिश शाही, तमर हिंदी, इनसे भी ज्यादा सर एक्सीलेंट रिजल्ट दमगी पेशेंट में मिले हैं सर, इसके खास तौर से। बहुत अच्छी, मतलब एक चीज आपने अच्छी याद दिलाया। उष्बा बेसिकली कॉन्ट्रोवर्शियल एक जड़ी बूटी है मॉडर्न में, यानी यूनानी वाले ज्यादातर किताबों में उष्बा को गर्म दवा मुफरत के तौर पर, और आयुर्वेदिक वाले भी उसको ठंडक के तौर पे, क्योंकि गर्मी के मौसम सर हम लोग पुष्पे की शरबत सरसपाइला कहते हैं, उसको शरबत बना के पीते हैं।
मैं अक्सर ये जो माजीन उष्बा जिसको रोमैटिक फीवर आता है, जिसमें आर फैक्टर जैसे बड़ा हुआ रहता है, ये सर ये घटाने के लिए कभी कभी माजीन देबीदिल वर्ष से ज्यादा फायदा करते हैं माजीन उष्बा। और जितने भी अनवांटेड जो जैसे आपने बताया हेपेटाइटिस जैसे इस चीज के अंदर माजीन उष्बा बेहतरीन काम करता है। और ये वरम के अंदर भी अच्छे माजीन उष्बा करते हैं। हमने मुसफ़ियात के तौर पर जनरली इसको इस्तेमाल करते स्किन में, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, इवन गाउट में आप इस्तेमाल करके देखो। गाउट में यूरिक एसिड सिर्फ मैंने माजून उष्बा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बोला 1 महीना 2 महीना खाओ। मरीज आके क्या बोलते, सर आपने एक माजून दिए तो उसके बाद 1-2 साल तक मुझे गाउट का अटैक नहीं आया। बहरहाल बेहतरीन चीज है, उसको आपने याद दिलाया, सब लोग उसको अडॉप्ट, बहुत अच्छी चीज है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर सर। जी सर, एक और बात है सर। सर ऐसी हब्बे शिफा और हब्बे नजला क्या ये हो रहा है सर। अब जितनी भी सर पेशेंट आते हैं, और पहले ऐसा डर लगता था कि यार ये एलर्जी लेकर आया है, इसको क्या देंगे, ये सिट्रिजिन लियो सिट्रिजिन सर सालों से खाते आ रहे हैं, एंटी एलर्जिक खाते आ रहे हैं, बस थोड़े दिन के लिए आराम होता सर बोलते थे पेशेंट, और फिर बोलते थे नहीं यार जैसा क्या वैसे ही ये हो रहा। सर बोलते थे कि बस परमानेंट इलाज आप बताओ, कुछ ऐसा परमानेंट बताओ। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये 2 चीजों को अडॉप्ट किए है, हब्बे शिफा और हब्बे नजला, बस इतना फाइंड आउट करना है कि पेशेंट का मिजाज, अगर बस मिजाज समझ में आ गया कि भाई सफरावी है या दमवी है, बलगमी है, सौदाई, बस मिजाज समझ में आ गया, बस दोनों में से एक उठा के देना है। नहीं समझ में आया 1-2, अगली विजिट में आता है कि नहीं सर कुछ भी आराम नहीं हुआ, फिर दूसरा उठा के दे दो, हो गया। तो सर ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान कर दिए सर आपने माशाल्लाह कि मतलब ऐसा खेल हो गया सर। वो पहले ऐसा डर लगता था हब्बे शिफा इस्तेमाल करने को, अभी सर 1 साल का बच्चा भी आया था उसको उठा के दे दो आधी टैबलेट। आपको मालूम है आज केरला के अंदर इतने बड़े हाईफाई फैमिली हो ना, बड़ा हाईफाई फैमिली, सब लोग कहते हैं कि हम लोग जब से आपसे कनेक्टेड हो गया एज ए मरीज के तौर पे, आपने बच्चे लोग की हमेशा परेशान रंजित देखो, अमोक्सिलिन की सिरप और पैरास्टामोल की सिरप बच्चे की बीमारी के से जब से हमने हब्बे शिफा इस्तेमाल किया, सिर्फ 1 या 2 दिन देता हूँ हब्बे शिफा, और हब्बे शिफा और सब्जम हमेशा हमारे जेब में रहते हैं। पूरी यात्रा दुबई के बच्चे लोग आते रहते हैं। और 2 चीज याद रखो, हब्बे शिफा और हब्बे नजला दोनों एक जबरदस्त तोप है आपके पास, टैंग है वो, जो आपसे जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं। अस्थमा हो, जैसे हब्बे शिफा अस्थमा हो, सर दर्द हो, नजला नाक बंद हो, थकान हो, सुस्त हो, ये सब जगह पे हब्बे शिफा काम करते हैं। लेकिन और एक थोड़ा सा आपको उसके अंदर और सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हब्बे नजला सर्द खुश्क है, हब्बे शिफा गर्म खुश्क है। लेकिन यहाँ भी एक इख्तिलाफ है, एक जगह पे जो अपने इस्तेमाल करते जिसके अंदर दतूरा, है, दतूरा सिया भी आते हैं, दतूरा सफेद, ये दतूरा सिया है। तो दतूरा में कुछ किताबों में गर्म खुश्क लिखा है, कुछ किताबों में सर्द खुश्क लिखा है। जबकि अलामत से समझ में आते, पेशेंट आके बोलते मुझे बहुत प्यास लगता है, तो प्यास की वजह उसकी खुश्की है। तो कुछ लोग हमने पानी खूब पियो बोलते, या कोई मुरगनियात इस्तेमाल करो, तो उसको थोड़ा सा टैक्स कुछ लोग को भरना पड़ता है, सबको नहीं। अगर सफरा को अगर हब्बे शिफा दे रहे तो डोज कम करके दो, पानी ज्यादा पी दो। बलगमी और दम्बी को बिंदास दे देना। और ये जो है ना हब्बे नजला, जिसके अंदर अफीन या खसखस की जो कंटेंट है वो सर्द खुश्क है पर्टिकुलर, उसमें कुछ कॉन्स्टिपेशन का कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, वरना कुछ नहीं। और दूसरी एक चीज आपको बताता हूँ, हब्बे शिफा आजकल मेरे तजुर्बे में आया, अक्सर पेशेंट आके बोलते सर मेरे पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम था, जैसे आपने माजून उष्बा की बात किया, तो मैं जब पेट के अंदर जलन गैस सब कम हो गया, तो फिर मैंने सोचा क्या वो छोटा टैबलेट चाहिए, बोला पेट की, मतलब पेट की टैबलेट उसमें आई नहीं, तो वो हब्बे शिफा की बात कर रहे। तो उसके बाद में जितने भी हब्बे शिफा मतलब पेट की शिकायत लेके कुछ लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आते, तो मैंने टैब रिया के नाम पे, बोलते ना महले इत्तिफाक, रिया के नाम से एक टैबलेट अभी अरमस का आया है। हब्बे शिफा जो टैबलेट हब के शक्ल में 2BD, मैंने उसको टैब शिफा के नाम पे स्ट्रिप में निकाला कि मुझे मालूम है इन फ्यूचर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली एक दवा है हब्बे शिफा, सफर में हो, खास तौर से यूरोपियन लोग को अगर मालूम पड़ा हमारे पास एक हब्बे शिफा है, यूरोप के लिए सबसे बेहतरीन दवा है हब्बे शिफा। हम तो गर्म ममालिक में रहते हैं, हम तो इस्तेमाल करते, लेकिन ये सब इल्म उनके पास पहुंचा ही नहीं। अगर ये हब्बे शिफा अगर कोई यूरोपियन के हाथ में लग गया तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा वो अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए तो शराब पीता है,
या कोई स्टिमुलेंट इस्तेमाल करे ताकि उसकी डेट निकले। मैं बोलता कि उसको बोले भाई एक सुबह अब्बे शिफा एक सुबह खाया करो, रात में एक अब्बे शिफा खाया करो, उसकी पूरी दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। ये इसको कहते हैं हिकमत। ये जरूरी नहीं कि अजमल सर ने सिखाया, लेकिन आपने आपके जो तजुर्बा है वो आपने शेयर किया, वो आप दूसरे ने शेयर करे, वो इस्तेमाल करे, तो आपको हर चीज में ये फायदा नजर आएंगे। कि कभी कभी ऐसा हैरान हो जाते भाई मेरे पास 2 ही हथियार है तो मैं कितना खेल खेल रहा आजकल, अगर मेरे पास 40 हथियार होता तो मैं क्या करता होता। सर बहुत मजा आता सर, ये 2 ही इसमें बहुत ज्यादा होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफीक अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, सर। एक मौलाना सवाल सर। है मेरा भी बोलिए। सर। ये डाययूरेटिक मेडिसिन का क्या रोल है हेपेटाइटिस में? देखो डायूरेटिक का रोल, अच्छा सवाल किया आपने। डायूरेटिक का रोल बेसिकली आप देखते होंगे 2 किस्म की डायूरेटिक है। जितने भी बारिक रतब दवाएं हमने एज द फिजिक्स के एतबार से हमने सब डायूरेटिक पढ़ के रखे। रुतूबत की वजह से कोते दाफिया बढ़ता है, जैसे अपन शरबत बजूरी बारिद हो या खयार हो या तुख्मे खयार हो, जितने भी बारिद रतब चीज खा के देखो आपको पेशाब को बार बार जाना पड़ता है। तो एक साइंस, प्रूव्ड साइंस है। एक होता है गर्म मुदिरात भी है, जैसे ये क्या नाम उसका, तिंगार है या समझो नौशादर है, बादियान है, ये भी गर्म मुदिरात है। ये 2 चीज अल्लाह ताला ने हमको क्यों दिया? आपके पास 2 मिजाज के लोग आ सकते, इसके लिए हर जगह पे अल्लाह ने ज़ौजेन बना के रखी। अब यहाँ आप देखते होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कार्डियक इश्यूज हो गया, जैसे कार्डियोमेगाली हो गया या कोई भी डिजीज, कार्डियोलॉजी सबसे पहले लिखता है, सबसे पहले क्या लिखता है? लाइसिक्स। तो कार्डियोलॉजी सबसे पहले लाइसिक्स क्यों लिखता है? क्योंकि कार्डियक मसल्स, कार्डियक वॉल के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, कार्डियक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे पहले डायरेटिक इफेक्ट के जरिए जिगर को कल्ब को प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी याद रखना मुदिरात के अंदर जैसे आप देखते हैं शूरे कलमी है, नौशादर है, रेवन चीनी है, ये सब मुकव्वी जिगर लिखा है, ये सब चीज मुदिर भी है। लेकिन याद रखने का जो मरीज के अंदर खुश्कीपना हो यानी सफरा हो और सौदा खुश्की है, उनको मुदिरात से आप इलाज मत किया करो। अगर मरीज बलगमी है या दमी है या रुतूबी है, वो मुदिरात इसल से उनके अंदर खून के अंदर जो बॉडी की जो केमिस्ट्री को मेंटेन करने में किडनी का बहुत बड़ा दखल है। क्योंकि किडनी डिसाइड करेंगे यूरिन को निकाले या आपको शुगर को यूरिन के जरिए निकाले, यूरिक एसिड को निकाले, यूरिया को निकाले, एक एक्सक्रीटरी मेथड भी है। तो कभी कभी जिगर के अंदर होने वाली सम्मी असरात को सही करने के लिए जिगर सपोर्ट करते हैं और गुर्दा भी सपोर्ट करता है। तो जिगर और गुर्दा तो आपस में दोस्ती है, वो पूरे का पूरा बजरे यूरिन के जरिए आपकी जो बड़े हुए चीज को कम करते हैं, इसीलिए वो फायदा करता है। मिजाज के एतबार से भी है, क्योंकि ज्यादातर मुदिर दवा, मॉडर्न दवा आप उठा के देखो ठंडे दवा है, वो ठंडे दवा जिगर के लिए, जिगर के इस्लाह के लिए काम होता है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सर, थैंक यू। मौलाना सर। इस्लाम सर ये कह रहा हूँ, मेरा बेटा 8 साल का है, 28 किलो वजन है। आपका? अब मेरा बेटा 8 साल का है और 28 किलो वजन है उसका। 1 माह से उसको जो है पैरों में दर्द हो रहा है, ड्राई, स्वेलिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, घुटने से नीचे। काफी मल्टीविटामिन भी दे रहे, पेन किलर भी, कोई असर ही नहीं होता उस पे। तो सर क्या शुरू करें इसमें? वेट कम करना है? खड़ा नहीं, हाँ नहीं, वेट कम नहीं करना, दर्द होता है, पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, दर्द होता है। नहीं है? हाँ, कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फाइंडिंग भी, कोई स्वेलिंग भी नहीं। और ये पेन कब और डेली 24 आवर्स होता है? 24 आवर्स होता है और खड़ा नहीं हो पाता है अपने आप, सहारे दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है तब खड़ा हो पाता। कोई भी पेन किलर दे दें, प्रॉब्लम तो नहीं है? मसल वीकनेस, कुछ भी नहीं। फ्रंट की बोन पे, फ्रंट साइड में, टिबिया में फ्रंट साइड में ही पेन बताता, पूरे पंजे तक, घुटने से नीचे पंजे तक। ये कितने दिन से हो रहा है? 1 महीने से सर। इससे पहले कुछ नहीं था? इससे पहले बढ़िया खेलता था, सब कुछ खेलता भी है, बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पाता है। कुछ चेक किया अपने पूरे फाइंडिंग्स? कुछ नहीं, हीमोग्राम वगैरह एवरीथिंग? हाँ सारा कुछ किया है, कुछ भी नहीं निकला है। रूमेटाइड भी और उसकी
रिपोर्टें हम अभी शेयर कर देंगे ग्रुप पे। नहीं उसमें छोड़ दो, अभी एक लिखो आप कलम उठाते। जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। एक है माउल हयात, हाँ जी। वो एक 15 ml सुबह शाम। 15 ml। हाँ ठीक है। हमदर्द का मिलेगा मामला है। हाँ, हमदर्द का लो या अरमस का लो। कुर्स जी। कुश्ता गौदंदी 202 202। कुर्स ठीक कुश्ता। है सर। ठीक है सर। उम्र उम्र क्या बताया? 8 साल। ओके। कैप्सूल खा सकते हैं ना? कैप्सूल नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे। कुर्स कुश्ता मरजान 2BD। ठीक है। ये अभी इसको स्टार्ट करो। ठीक है सर। ये बेसिकली एक होता है ग्रोइंग पेन, ओके। हाँ। लेकिन उनको ग्रोइंग पेन जैसे हड्डी बढ़ता है, बेसिकली हड्डी जी की जी थोड़ा डेंसिटी कम हो जाता है और उसके जी साथ मसल उसमें इन्वॉल्व हो जाते जी। हैं। और कुछ लोग इतना शदीद दर्द होता है उसको चलने नहीं होता, वो मतलब जी एक जी पैर पे ऐसा एक्चुअली पहले ताकि पहले सर उसको पहले सर ऐसा हुआ था कि उसको जो है जो नी ज्वाइंट है ना, हम्म। वो हील ज्वाइंट, वहां पर पेन बताया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। खड़े हो बेटा, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। खड़ो बेटा। एक मिनट से। एक हाँ, खड़े हो बेटा, खड़े हो जाओ अपने आप से, बिना सहारे के नहीं हो पा रहे। ये जो इश्यूज जो खड़े होने में, उससे पूछ के देखो पेन की वजह से हो रहे क्या, या ताकत ऐसा कमजोरी की वजह से फील हो रहा है? भैया पैरों में कमजोरी महसूस होती है या दर्द की वजह से नहीं खड़े हो पाते? तो इसमें काम करो आप, खमीरा मरवारिद जी सर। 2 ग्राम ऐड करो। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप उनको एक हफ्ते के अंदर उसके क्या चेंजेस है बता दो। ठीक। नेक्स्ट संडे के लेक्चर में उनको और एक वीडियो दिखाई। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरे पास एक पेशेंट है, 26 ईयर फीमेल पेशेंट। उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको सीवियर लो बैक पेन है। तो मैं फ्रॉम मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैं भी। तो वो यानी कि ही इज हाईली यानी कि एजुकेटेड फैमिली। तो सॉरी। द फैमिली इज हाईली एजुकेटेड। दे शो द आई थिंक जितने न्यूरो फिजिशियन है, जितने टॉप क्लास ऑर्थोपेडिक हैं, उनको सबको बताया उन्होंने। लेकिन इस वक्त अभी उसको एक जैसे एमडी एनेस्थ जो रहते हैं ना, एनेस्थेलॉजिस्ट, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पेन मैनेजमेंट के लिए। वो उनको कुछ पैच वगैरह, कुछ निडलिंग वगैरह वो कर रही है, उससे उसको 70% रिलीफ है। लेकिन इसका अभी भी कंप्लेन है, उसको एक डर बैठा हुआ है कि मैं अगर इसके बाद मेरे को रिलीफ नहीं मिला तो क्या होगा। और बेसिकली वो फैमिली की मम्मी जो है, उसकी मम्मी मेरे पास आई, हाइपर एसिडिटी 20 ईयर से था, तो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आराम है, पूरी फैमिली एक पेशेंट बन गई है। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। तो वो पेन से इतना डिप्रेस हो गई है, यानी वो जो लड़की है वो हाईली यानी कि काफ़ी ब्रिलियंट थी हर चीज़ों में, तो उस पेन से डिप्रेशन हो गई, इवन वो साइकेट्रिक मेडिसिन भी चल रही है। तो उसको अभी भी यानी स्टिफनेस रहता है। उसके लिए सर क्या कर सकते हैं? मतलब उसकी फाइंडिंग्स कुछ नहीं है ना? फाइंडिंग सर कुछ नहीं है, सिर्फ उसको कॉन्स्टिपेशन है। एज 26 ईयर। मैरिड? अनमैरिड। बच्चे? बट नहीं, अनमैरिड सर, शादी नहीं हुई अभी। कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे, दुबले पतले के ओबीस है? नहीं सर, मॉडरेट है। मुझे ऐसा लगता है दम भी मिजाज है। लंबी मिजाज, सैलान और की शिकायत है कि पूछी? नहीं सर, उसको कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, उसको एनल फिशर वगैरह भी है। उसके लिए मैं अपनी दवाएं शुरू किया हूँ और उसको काफ़ी आराम है उससे। उसको यानी कोई हिस्ट्री नहीं है ना? कोई हिस्ट्री नहीं सर। आपको हिस्ट्री लेने से आपको क्या फील हो रहा है, वेदर इट इज ऑर्थो, न्यूरो या मस्कुलर? मस्कुलर सर, स्टिफनेस मस्कुलर। मस्कुलर स्टिफनेस। मुझे ऐसा लग रहा है इम्तिला, उसको तनाव है। एक्चुअली क्या है, 2-3 आजकल मस्कुलो फेशियल, फेशियो मस्कुलर सब नाम रख के जो भी समझ में नहीं आता आजकल। एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ऑर्थो वाला जो फेल होते हैं ना, तो बोलते हैं ये मस्कुलो है, फेशियो मतलब लिगामेंट की प्रॉब्लम है बोल के साइकेट्रिक की दवा चलाते ज्यादातर पे। जी सर। क्योंकि वो डिप्रेशन है। आप एक लिख के रखो, 1-2 चीज। जी सर। मोमियाई मिलेगा क्या आपको? बिल है सर, अवेलेबल है। तो कैप मोमियाई मॉर्निंग। मॉर्निंग। अगेन खमीरा मरवारी 3 ग्राम मॉर्निंग। ओके, फिर खमीरा मरवारी। यस। ओके सर। कैप सुरंजान 202 जिसके अंदर गलती भी है। ओके।
और एक मार्जिन है उस पर 10 ग्राम एट नाइट। ओके सर। दर्द की गोली मत देना, उनको बोल के देना, क्योंकि मैं दर्द की गोली मेरे पास स्टॉक है, लेकिन मैं आपको एनाल्जेसिक से इलाज नहीं करूंगा, आपकी ट्रीटमेंट मैं पूरी तरीके से करूंगा, इसलिए आपको जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो बोल। ओके। अगर इसमें मैंने एक आध दर्द की गोली लिख के दे दिया एलोपैथी की, जिसे आप बोलेंगे आराम है, लेकिन वो नहीं काम नहीं करूंगा मैं। ओके। और इसमें एक माउलियात भी ऐड कर दे, कोलेजन। माउलियात बेसिकली याद रखने का, माउलियात आजकल एक फैशन हो गया, कोलेजन जो ऑनलाइन में औरतें खूबसूरती बढ़ाने के लिए कोलेजन कैप्सूल खाते हैं। बेसिकली कोलेजन मतलब सूप है वो, माउलम। एक जमाने में बहुत आम था, कॉमन था, इवन आयुर्वेदिक वाले जो नॉन वेज खाता नहीं वो, उसके अंदर भी ये बहुत कॉमन था जो माउलम। और अष्टांग हृदय में भी बहुत लिखे। तो आजकल क्या है, वो ब्रात के नाम से दूसरी कपड़ा पहन के वापस मार्केट में आ रहे, कोलेजन के नाम पे, कैप्सूल के नाम पे। तो ये एक्चुअली जो माउलम है और माउलियात है, ये बेसिकली जितने भी आपको समझ में नहीं आ रहा, पेनफुल कंडीशन, वीकनेस की कंडीशन में माउलियात अच्छे काम करते हैं। 1 ounce बीडी चलाइए। ओके सर। एक 15 दिन खिलाओ, उनके बाद उनको रिपोर्ट। ओके, बहुत बढ़िया सर। वालेकुम सर। रामुद्दीन बोल रहे थे सर। हाँ बोलिए। एक से सीवियर सर केस था अपने पास, मतलब नेक पेन है और लेफ्ट शोल्डर में पेन है, और 3 साल से उसकी कंप्लेन है। कोई न्यूरो और आर्थो ये जो है बचा नहीं है 2-3 डिस्ट्रिक्ट में उससे। 20 साल की है लड़की। तो अब उसको कोई दवा लोग दे रहे हैं न्यूरोटॉनिक के तौर पे, ऐसा लग रहा है कि कुछ असर नहीं कर रही है उसको। तो उसके बारे में हम जो है सोचे थे कि थोड़ा सा तनकिया करें। दिनार और जोगराज गोगुल ये दिया, फिर फलासफा और हब्बे असगंध ये टॉनिक के तौर पे दिया। अभी 1 हफ्ते हुआ है, उसको कोई रिजल्ट नहीं है। क्या किया जाए उसके साथ? कौन सी साइड में डॉक्टर साहब? लेफ्ट साइड में, शोल्डर में। हाँ शोल्डर है और नेक है, लेफ्ट साइड नेक। सर्वाइकल स्पॉन्टेनिटिस के हिसाब से बोल सकते हैं, इसको पीला बोल सकते हैं, पीला कह सकते हैं। आप एक ट्रीटमेंट सही है, लेकिन आप एक काम कीजिए, उसको अगर ड्राई कपिंग कर सकते हैं। ड्राई कपिंग? हाँ, नॉट इजामा, ड्राई कपिंग। जी। उसके साथ में एक हेलो 2 BD। क्या सर? हब्बे शिफा 2 BD। अच्छा 1 मिनट सर, हब्बे शिफा 2 BD। हब्बे शिफा 2 BD सॉरी सर, आवाज ट्रिपल सनाई 10 ग्राम एट नाइट। ओके सर। अच्छा ठीक है सर। अफजल 1 TDS। क्या सर, रिपीट कीजिए ना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। फायदा मिलेगा इसमें सर। जो है ना, असल में पेशेंट बिल्कुल दुबली पतली सफराबी थी, इस वजह से हमने करंजा को ऐड नहीं किया, ना सनाई को। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डोज कम करके दो उसको। आप बिल्कुल तो सिर्फ आप आवाज कट रही सर आपकी, बैकग्राउंड भी साउंड आ रहा है किसी का। ओके, सिर्फ आप अगर दवा नहीं देना चाह रहे, सिर्फ आप कपिंग और मसाज लाइट करके देखो, 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये जो पेन बता रहे हैं ना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट से मेरे पास 2-3 हमेशा रहते हैं माशाल्लाह का, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है ड्राई कपिंग का, फायर कपिंग का। गुड। और सनाई और अफजल और ये दे दिए मुंह तो बस इनफ। गुड। 2-3 दिन का पेन बढ़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि पेन बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर से पेशेंट जाके अपने कंसल्टिंग करता है अपने फिजिशियन से वो, और वो लोग मना करते हैं ये ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा डरा के रखता है, हाथ नहीं लगाने का, मसाज नहीं, फिजियोथेरापी का बेचता है वो, उनसे दोस्ती है। यस। अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक मेरी बहन की लड़की है, 12 इयर्स एज है सर। उसका मिजाज एनालाइसिस करे तो सफरावी है सर,
उसको प्रॉब्लम ये है, उसकी ग्रोथ हाइट जो है ना सर रेस्ट्रिक्ट हो रही है, और उसके मसल्स है ना उसमें एक लैक्सिसिटी आ रही सर, नॉकनी का प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से उसको स्प्लिंट्स यूज कर रहे सर, शूज एंड ये नेट एट बेड टाइम जो भी पड़ती है भूल जा रही है सर। रिसेंटली उसका HB वगैरह करवाया तो 7 ग्राम्स लग रहा है, बाल टूटते हैं थोड़ा ज्यादा ही। तो एनालिसिस में तो सफरा भी है सर, तो इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट बताइए ना सर। 12 इयर्स है सर, शॉर्ट हाइट रेस्ट्रिक्ट है सर उसके, दुबली पतली है। शरबत उन्नाब 2 टीस्पून बीडी। जी सर। कुछ गावदंदी 202। जी सर। मोमियाई मिल सकते हैं कि कैप मोमियाई? हाँ है सर, आपके प्रोडक्ट मेरे पास है सर। 1 ओडी जी। और सफूफ मुसक्किन जी सर। ½ टीस्पून बीडी। ओके सर। ये 1 महीना चलाइए। उन्नाब जी अगर टाइम 2 टीस्पून ही मतलब एक समझो 15 ml। जी। तो बाकी जितने भी गरम तर गिजा खिला दीजिए, खासतौर से बकरे का गोश्त वगैरह गरम चीज से कम कर, गरम तर से। ओके सर। ओके इंशाल्लाह। एक लास्ट क्वेश्चन सर। बोलिए। हेलो, सोफिया बोलिए। आवाज नहीं आ रहा। कश्मीर से लगता है मुझे। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कांटेक्ट करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। हेलो। यस वालेकुम सर। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर एक बच्चा है, उसको पेट में दर्द की शिकायत रहती है और अभी अल्ट्रासाउंड कराने पर नॉन स्पेसिफिक मेजेंटिक लिम्फ नोड्स थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। ओके। तो उसको क्या दें? आजकल बहुत कॉमन है जो एब्डोमिनल पेन होते हैं, एब्डोमिनल टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, एब्डोमिनल टॉन्सिल का है। कुर्सकुश्ता गावदंदी 202। जी सर। शरबत दीनार 2 टीस्पून बीडी। ये एब्डोमिनल पेन खास तौर से जी। ये उसका जो एब्डोमिनल टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं या समझे नॉन स्पेसिफिक, इसके लिए बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। 1 मंथ उनको कंटिन्यू तो पेट का दर्द कम हो जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएंगे, उसका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। इवन जी सर, भूख की भी कम शिकायत बता रहा है, भूख कम लगती है। ये शरबत दीनार से भूख भी लगेगी, खाएंगे। बस सर, शरबत दीनार और कुर्सकुश्ता गावदंदी 1 मंथ। कोई दूसरा उसमें अगर किसी को अगर जल्दी ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन है जी, तो एक अब्बे रसोत 1 बीडी ऐड कर दो, जितने भी ओके सर। जी सर, थैंक यू सर।